हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की पुस्तक अतीत से वर्तमान, अध्याय 11 कला क्षेत्र में परिवर्तन, भाग 1। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। भारत की संस्कृति संपन्न एवं विविध है। प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास के विभिन्न कालों में भारत के लोगों ने चित्रकला, स्थापत्य, नृत्य, संगीत, साहित्य के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की थी। 18वीं सदी में देश के भीतर राजनीतिक विघटन का दौर चल रहा था। राजाओं एवं नवाबों की स्थिति डामाडोल एवं वित्तीय दृष्टि से कमजोर हो गई थी। फलतः कलाकार एवं साहित्यकार राजकीय संरक्षण से वंचित हो गए। सभी तरफ सांस्कृतिक पतन के लक्षण दिखाई दे रहे थे। पलासी की लड़ाई के बाद जो नई औपनिवेशिक शक्ति उभर रही थी, उनका प्रभाव देश के जीवन के कई पहलुओं पर पड़ रहा था। इस दौरान कला के क्षेत्र में भारतीय एवं यूरोपीय शैली एक दूसरे के निकट आई। इस इकाई में हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि औपनिवेशिक कला के अंतर्गत चित्रकला, स्थापत्य एवं साहित्य के क्षेत्र में किस प्रकार के परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों को हम उपनिवेशवाद एवं राष्ट्रवाद के जुड़ाव के दृष्टिकोण से अथवा पृष्ठभूमि में देखने का प्रयास करेंगे। आइए तो देखते हैं औपनिवेशिक कला। औपनिवेशिक कला में अनेक यूरोपीय कलाकार अंग्रेज व्यापारियों एवं अधिकारियों के साथ भारत आए और उनके संरक्षण में अपने कला रूपों का प्रदर्शन किया। ये कलाकार चित्रकारी की नई शैलियों, विषयों, परंपराओं एवं तकनीकों की भारत में शुरुआत की। इनके द्वारा बनाए गए चित्रों को यूरोप के देशों में काफ़ी लोकप्रियता मिली, क्योंकि इन चित्रों के माध्यम से उन्हें विदेशों में भारत की छवि को दिखाने का अवसर मिला। यूरोपीय चित्रकार यथार्थवाद की दृष्टिकोण को लेकर भारत आए। यह दृष्टिकोण इस विचार पर आधारित था कि कलाकार अपनी आंखों से जो कुछ देखता है उसे उसी रूप में चित्रित करना चाहिए, ताकि चित्र वास्तविक और असली जैसे दिखाई दे। ये कलाकार तैल चित्र की नई तकनीक को भारत में लाए। उनके द्वारा बनाए गए विभिन्न विषयों के चित्रों में ब्रिटेन की सांस्कृतिक श्रेष्ठता को दर्शाया गया है। आइए हम औपनिवेशिक चित्रकला के कुछ रूपों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भारत के भूदृश्यों का चित्रण। कुछ ब्रिटिश चित्रकारों ने भारत के भूदृश्यों की खोज में देश के विभिन्न क्षेत्रों की यात्राएं की। दरअसल ये चित्रकार भारत को एक आदिम देश साबित करने के लिए यहाँ की सांस्कृतिक विविधता को दिखाना चाहते थे। उन्होंने ब्रिटेन द्वारा भारत में जीते गए क्षेत्रों की कुछ मोहक तस्वीरें बनाई। इस चित्र में गुजरे जमाने की टूटी फूटी भवनों एवं इमारतों को जो खंडहर थे वो दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक ऐसी सभ्यता के अवशेष दिखाई जा रही है जो अब पतन की ओर अग्रसर है। वहीं दाहिनी तरफ की तस्वीर में हम देख रहे हैं कि इसमें चौड़ी सड़कें और यूरोपीय शैली में बनाई गई विशाल एवं भव्य इमारतें दिखाई दे रही हैं। तो ऊपर की इन दोनों तस्वीर में हम देखते हैं कि इसमें कुछ अंतर है। इनमें भारत की परंपरागत जीवन एवं ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय जीवन में अंतर को दिखाने का प्रयास किया गया है। जहां बाईं तरफ की तस्वीर में भारत की परंपरागत जीवन को पतनोन्मुख एवं गतिहीन दिखाया गया है, वहीं दाहिनी तरफ की तस्वीर में ब्रिटिश शासन के तहत भारत के आधुनिकीकरण की छवि दिखाई गई है। डेनियल बंधुओं द्वारा उत्कीर्ण चित्रों की एल्बम को ब्रिटेन के लोगों में बड़ी उत्सुकता के साथ खरीदते थे, क्योंकि वे भारत में ब्रिटिश राज को जानना चाहते थे। यहाँ ध्यान रखेंगे कि उत्कीर्ण चित्र लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाए गए चित्र थे और एल्बम चित्र रखने की किताब थी। आइए अब देखते हैं रूप चित्रण। औपनिवेशिक चित्रकला की एक महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय शैली रूप चित्रण, जिसे कि छवि चित्रण भी कहते हैं, थी। भारतीय राजे रजवाड़े तथा ब्रिटिश लोग अपनी शक्ति एवं सत्ता तथा धन संपदा के प्रदर्शन के लिए किरमिच पर अपनी तस्वीरें बनवाई। पूर्व के समय में छवि चित्र छोटे आकार में बनवाई जाती थी, किंतु औपनिवेशिक काल में बनाए गए छवि चित्र आदम कद के होते थे। यहाँ ध्यान रखेंगे कि रूप चित्र किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र जिसमें उसके चेहरे एवं हाव भाव पर विशेष जोर दिया गया हो। किरमिच गाढ़ा या मोटा कपड़ा जिस पर चित्र उकेरा जाता था।
रूप चित्रण शैली की लोकप्रियता को देखते हुए अनेक यूरोपीय चित्रकार काम की तलाश में भारत आए। 1780 ईस्वी में भारत आए यूरोपीय चित्रकार योहान जोफनी द्वारा बनाया गया चित्र आप ऊपर के दोनों तस्वीर में देख सकते हैं, यह उसके उदाहरण है। इन चित्रों में भारतीय नौकरों को अपने अंग्रेज मालिकों को सेवा करते हुए दिखाया गया है। इनमें भारतीयों की हैसियत को दीनहीन एवं कमतर दिखाने के लिए धुंधली पृष्ठभूमि का उपयोग किया गया है, जबकि अंग्रेज मालिकों को श्रेष्ठ साबित करने के लिए उन्हें कीमती परिधान पहने रोबीले एवं शाही अंदाज में दर्शाया गया है। अंग्रेजों के देखा देखी कई भारतीय राजा और नवाब भी यूरोपीय कलाकारों से अपनी आदम का रूप चित्र बनवाए। जॉर्ज विल्सन द्वारा बनवाया गया चित्र, जो कि आप दाहिनी तरफ ऊपर में देख रहे हैं, अकार्ट के नवाब मोहम्मद अली खान का आदम का रूप चित्र है। चित्र को देखने से आप समझ सकते हैं कि नवाब ने अपने शाही दाव को किस तरह दर्शाया है, जबकि नवाब अंग्रेजों से पराजित होकर उनके पेंशन भोक्ता बन गए थे, क्योंकि वे अंग्रेजों की सांस्कृतिक श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए उनकी शैलियों एवं परंपराओं को अपनाना चाहते थे। आइए अब देखते हैं ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण। औपनिवेशिक चित्रकला की एक अन्य शैली इतिहास की चित्रकारी थी। भारत में अंग्रेजों की जीत ब्रिटिश चित्रकारों के लिए चित्रकारी की एक प्रमुख विषय वस्तु थी। यहाँ ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित चित्रकारी का उदाहरण ऊपर की तस्वीर में दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित कर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। तो यहाँ ऊपर की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इसमें मीर जाफर और उसके सैनिकों द्वारा प्लासी युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव की अगवानी करते हुए दिखाया गया है। यहाँ जो हम ऊपर में तस्वीर देख रहे हैं उसमें श्रीरंगपट्टनम के उस प्रसिद्ध लड़ाई को दिखाया गया है जिसमें मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की बुरी तरह पराजय हुई। चित्रमय युद्ध के दृश्यों को आप देख सकते हैं। इसमें अंग्रेज सैनिकों टीपू के सैनिकों का कत्लेआम कर रही है और टीपू के किले पर ब्रिटिश झंडे को फहरा रही है। ब्रिटिश चित्रकारों द्वारा ऐसे चित्र बनवाने के पीछे मकसद था कि वे अंग्रेजों को शक्तिशाली साबित कर सके ताकि अंग्रेजों की जीत जनता के मन में बना रहे। आइए अब देखते हैं दरबारी कला और स्थानीय कलाकार। भारतीय राज दरबार के संरक्षण में काम करने वाले स्थानीय कलाकारों ने साम्राज्यवादी कला शैली को किस प्रकार चुनौती दी। तो आइए हम देखते हैं कि विभिन्न दरबारों में मौजूद स्थानीय कलाकार चित्रकला शैली के रुझानों को किस प्रकार व्यक्त कर रहे थे। मैसूर के शासक टीपू ने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं को विरोध करते हुए स्थानीय शैली एवं परंपराओं को संरक्षण दिया। उनके महल की दीवारों स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र से सजे हुए थे। यहाँ हम जो नीचे में तस्वीर देख रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि एक भित्ति चित्र है। इस भित्ति चित्र में पोलीलूर के प्रसिद्ध युद्ध के दृश्य को दर्शाया गया है जिसमें मैसूर की सेना ने अंग्रेजों की करारी शिकस्त की थी। बंगाल के स्थानीय कलाकारों को अंग्रेज की शैली एवं परंपरा को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था। यहाँ जो हम तस्वीर देख रहे हैं उसमें एक जुलूस की तस्वीर है। स्थानीय कलाकार द्वारा बनाई गई इस तस्वीर में परिप्रेक्ष्य विधि का इस्तेमाल किया गया है। इस चित्र में नज़दीक और दूर वाली चीज़ों के बीच दूरी का बोध करवाने के लिए रोशनी और परछाई का उपयोग किया गया है। भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना हो जाने के बाद स्थानीय रियासतों के राजे रजवाड़े और नवाब की स्थिति ऐसी नहीं रह गई थी कि वे कलाकारों को अपने दरबार की सेवा में रख सके। ऐसे में चित्रकार भी काम की तलाश एवं रोजी रोटी के लिए अंग्रेजों की शरण में जाने लगे। भारत आए अंग्रेज अधिकारी एवं व्यापारी भी ऐसी तस्वीरें बनवाना चाहते थे जिससे कि वे भारत को समझ सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थानीय कलाकारों ने पौधों, जानवरों, ऐतिहासिक इमारतों, पर्व त्योहारों, व्यवसाय, जियाती और समुदाय की तस्वीर बनवाने लगे। इन चित्रों को कंपनी चित्र के नाम से जाना जाता है। कई स्थानीय चित्रकार ऐसे भी थे जो राज दरबार के प्रभाव से मुक्त स्थानीय परिवेश में चित्रकला की स्वतंत्र शैली एवं परंपरा के रुझानों को दर्शा रहे थे। ऐसे ही शैलियों में बिहार की मधुबनी पेंटिंग एक प्रमुख चित्र शैली है। इसमें प्रकृति, धर्म और सामाजिक संस्कारों के चित्रों को ग्रामीण परिवेश में उकेरा जा रहा था। तो आइए हम देखते हैं कि मधुबनी पेंटिंग के कलाकार ग्रामीण लोक चित्रकला के रुझानों को किस प्रकार व्यक्त कर रहे थे। तो आइए देखते हैं मधुबनी पेंटिंग।
इस लोक कला की ओर कला प्रेमियों और पारखियों का ध्यान उस समय आकृष्ट हुआ जब 1942 ईस्वी में लंदन की आर्ट गैलरी में मधुबनी पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई गई। मधुबनी चित्रकला पूर्णतः एक महिला चित्रकला शैली है। वे इस चित्रकला को पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में छोड़ दी गई। इस प्रकार घर की दीवारों तथा आंगन के फर्श से कपड़ों और कागज पर इसका स्थानांतरण होता गया। अन्य लोक कलाओं की भांति मधुबनी चित्रकला भी विभिन्न पर्व त्योहारों, विवाह, पारिवारिक अनुष्ठानों के साथ जुड़ी हुई है। मधुबनी चित्रकला के दो रूप हैं, भित्ति चित्र एवं अरिपन चित्र अथवा भूमि चित्रण। भित्ति चित्रों में देवी देवताओं, राधा कृष्ण की लीला, राम सीता की कथा के चित्रों को प्रमुखता से दर्शाया गया है। विवाह के अवसर पर घर के बाहर और भीतर की दीवारों पर रति और कामदेव के चित्र तथा पशु पक्षी के चित्रों को प्रतीक के रूप में चित्रित किया जाता है। अरिपन चित्रों में आंगन या चौखट के सामने जमीन पर बनाया जाने वाला चित्र है। इनमें बनाने में पिसे हुए चावल को पानी और रंग में मिलाया जाता है। अरिपन चित्रों के अंतर्गत मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़, फूल, फल, स्वास्तिक, दीप आदि के चित्रों को उकेरा जाता है। मधुबनी शैली के चित्रों में चित्रित वस्तुओं का मात्र सांकेतिक स्वरूप दिया जाता है। पहले के चित्र मुख्यतः दीवारों एवं फर्शों पर ही बनाए जाते थे, मगर कुछ वर्षों से कपड़े और कागज पर भी चित्रांकन की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ी है। चित्रांकन की सामग्री के नाम पर बांस की कुची और विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक रंग होते हैं। ज़्यादातर रंग वनस्पति से प्राप्त किए जाते हैं। इन चित्रकला के प्रमुख कलाकारों में सिया देवी, कौशल्या देवी, शशिकला देवी, गंगा देवी, भगवती देवी आदि के नाम लिए जा सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह चित्रकला अपने स्थानीय परिवेश की सीमा को लांघते हुए देश विदेश में काफ़ी लोकप्रिय हुई और इसकी प्रदर्शनियां आयोजित की गईं। जापान के तोकामाची शहर में मधुबनी पेंटिंग का संग्रहालय बनाया गया है। आइए अब देखते हैं राष्ट्रवादी चित्रकला शैली। 19वीं सदी के अंतिम दशक एवं 20वीं सदी के प्रारंभ में जनसाधारण की तस्वीरों में राष्ट्रवादी संदेश दिए जाने लगे थे। राजा रवि वर्मा उन चित्रकारों में से एक थे जिन्होंने राष्ट्रवादी कला शैली को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने तैल चित्रकारी की यूरोपीय कला शैली को अपने चित्रकारी का आधार बनाया। उन्होंने रामायण, महाभारत और पौराणिक कहानियों के नाटकीय दृश्यों को किरमिच पर चित्रांकित किया। उनके द्वारा बनाए गए चित्र कला प्रेमियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुए। चित्रों के प्रति लोगों के आकर्षण को देखते हुए राजा रवि वर्मा ने बम्बई में प्रिंटिंग प्रेस लगाई। यहाँ उनके द्वारा बनाई गई तस्वीरों की छपाई बड़ी संख्या में होने लगी। अब आम लोग भी सस्ती कीमत पर उनके चित्रों को खरीद सकते थे। आइए अब देखते हैं कलाकारों का आधुनिक स्कूल। 19वीं सदी के मध्य में भारत को पश्चिम शिक्षा से लाभ दिलाने के लिए शैक्षणिक नीति के अंतर्गत सरकार ने कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और लाहौर में कला स्कूलों अर्थात आर्ट स्कूल की स्थापना की। इन स्कूलों में कला के पाश्चात्य तरीकों को ही अध्ययन के विषय के रूप में रखा गया था। E.V. हैवेल मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट में कला के अध्यापक थे। उन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर के सहयोग से भारतीय चित्रकारों का एक अलग समूह बनाया, जिन्हें कलाकारों का आधुनिक स्कूल कहा गया। बंगाल के राष्ट्रवादी कलाकारों का समूह इनके साथ जुड़ने लगे। इस समूह के कलाकारों ने विषय के चयन एवं तकनीक में अजंता के भित्ति चित्रों, मध्यकालीन लघु चित्रों एवं एशियाई कला आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले जापानी कलाकारों से प्रेरणा ग्रहण की। तो आइए देखते हैं एशियाई कला आंदोलन। जापानी कलाकार ओकाकुरा काकुजो ने जापानी कला पर शोध किया और एक ऐसे समय में जापानी कला की परंपरागत तकनीकों को बचाने की जरूरत पर बल दिया जो कि पश्चिमी सदी के कारण खतरे में पड़ती जा रही थी। उन्होंने यह परिभाषित करने का प्रयास किया कि आधुनिक कला क्या होती है और परंपराओं को बनाए रखने तथा आधुनिकीकरण करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। वह जापानी कला अकादमी के प्रधान संस्थापक थे। ओकाकुरा ने शांति निकेतन का दौरा किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर एवं अवनींद्रनाथ टैगोर पर उनका गहरा प्रभाव था। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए इस चित्र में राजपूत लघु चित्र की शैली का प्रभाव देखा जा सकता है, जहां धुंधली पृष्ठभूमि में हल्के रंगों का उपयोग को देखा जा सकता है। इस चित्र में शैली में जापानी कलाकारों का प्रभाव स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो रहे हैं। नंदलाल बोस द्वारा बनाए गए चित्रों में आप देख सकते हैं कि नंदलाल बोस ने अपनी तस्वीरों में त्रिआयामी प्रभाव पैदा करने के लिए छायाकरण का इस्तेमाल किया है।
नंदलाल बोस के इस चित्र में अजंता की चित्रशैली को प्रभाव को साफ देखा जा सकता है। 20वीं सदी के दूसरे दशक के बाद कलाकारों का एक पृथक समूह अविनाथ के कला शैली से भिन्न विचारों को प्रस्तुत किया। इस समूह के कलाकारों की मान्यता थी कि कलाकारों को प्राचीन कला रूप के बजाय लोक कला एवं जनजातीय कला शैली से प्रेरणा ग्रहण करना चाहिए। जैसे जैसे यह बहस और चलता रहा, वैसे वैसे कला की नई शैलियों एवं परंपराओं का विकास होता रहा। इस अध्याय के शेष बचे भाग को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।